वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग जो है सो काइनेमेटिक्स चैप्टर जो फिजिक्स के अंतर्गत आता है उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में समझेंगे और हम आपको याद दिला दें, आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग फिजिक्स का 1 बाय 1 जितने सारे वीडियो लेक्चर हैं सभी को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आप अपना नोट्स बना सकते हैं। आपको कहीं कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको नोट्स भी तैयार करवा देंगे और वो एकदम पूरा बेहतर होगा 11th-12th के लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, जो भी एग्जाम में बैठिएगा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम बर्बाद किए बिना पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका काइनेमेटिक्स चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद हम 2, 3 इस तरह से पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। ये आपका जो है सो आईआईटी में, नीट में और 11th में ये आपको काम देगा। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत हो, पूरा वीडियो को मतलब कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि काइनेमेटिक्स चैप्टर जो हमारा है फिजिक्स में, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मतलब सिलेबस, मतलब उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है, इसमें आप गौर से देखिए, हमको सबसे पहले पढ़ना है इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, आप अंडर 10th भी पढ़े होइएगा, आप अंडर 10th जितने सारे मोशन चैप्टर पढ़े हैं, मोशन ऑफ बॉडी पढ़े हैं, वो सारा का सारा क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ में हो रहा था। इसलिए आप गौर किए होइएगा कि वहां पर जो स्पीड था और वेलोसिटी था वो तकरीबन बराबर हो रहा था, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी बराबर हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़िएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या पढ़िएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो आप वेक्टर चैप्टर जो पढ़े थे उसमें आपको पता होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। उसके बाद इसमें आप पढ़िएगा स्पीड, उसके बाद पढ़िएगा वेलोसिटी, उसके बाद पढ़िएगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन जो चेंज करता है वो। उसके बाद हो गया एवरेज स्पीड पढ़ना है हमको। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ना है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ना है हमको। उसके बाद वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ना है, रिलेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ना है, इसका ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद मोशन इन अ प्लेन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी का क्या क्या केस हो सकता है वो देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। तो ये बहुत सारी टॉपिक है जो किसके, काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि काइनेमेटिक्स में जनरली होता क्या है। तो काइनेमेटिक्स में बॉडी जो है वो मोशन में आ रहता है। क्या करता है बॉडी मोशन करता है। अब बॉडी मोशन करेगा तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर बॉडी में मोशन हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यही सब हम क्या करेंगे, उसमें फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मोशन किसे कहते हैं। क्या है हमारा, मोशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मोशन। तो देखिए, मोशन क्या होता है कि इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई बॉडी यदि जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी किस में है, मोशन में है। कैसे है, थोड़ा इसको देखिए। मान लीजिए ए यहां पर है, कोई दिक्कत, ए यहां पर है। कुछ समय बाद आप देखें, आप जब उधर से देखिएगा, कुछ समय बाद ये ए पॉइंट से कहां पे चला आया, बी पॉइंट पे आ गया। कहां पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। अब गौर कीजिए, अभी ये ए पॉइंट पे था, अब ये कहां चला गया, बी पॉइंट पे चला गया। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो गया, इस बीच में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा कि नहीं। तो जो टाइम लगा, तो टाइम के साथ साथ इसने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज कर लिया। पहले ये ए पोजीशन पे था, अब बाद में कहाँ चला गया, बी पोजीशन पे चला गया। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसने बॉडी क्या किया है, इस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगा, जब उसके अंदर में ए के पास में, मतलब यहाँ पे क्या हो, इसके पास में यदि मोशन हो, तो मोशन रहेगा तभी वो क्या करेगा, अपना डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अर्थात अपना पोजीशन में चेंज करेगा। हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप है, मान लीजिए आप देख रहे हैं एक पेड़ को, किसको देखे, एक ट्री को आप देखें।
अब कुछ समय के बाद मान लीजिए आप 1 साल के बाद आइएगा, फिर आप देखिएगा कि ट्री जहाँ पे था वहीं पे ट्री पहले से ही क्या है, पड़ा हुआ है, वो अपना स्थान नहीं बदला। इसका मतलब क्या कहेंगे कि इसने ट्री ने इतने 1 साल में अपना पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया है। इसका मतलब ये हमेशा किस पोजीशन में रहा है, ये हमेशा रहा है रेस्ट पोजीशन। कहाँ रहा है, ये रेस्ट पोजीशन में। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए क्या कहता है कि इट इज सैड टू बी मूविंग एल्स इट इज रेस्ट। यदि वो ऐसा करेगा, है कि नहीं, यदि वो अपना पोजीशन में चेंज कर रहा है द टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मोशन हो जाए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में होगा। मोशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर किसको कहेंगे, उस बात को समझिए। मान लीजिए आपको पता होगा कि आप लोग सुने होइएगा कि इंडिया का जो बैंक होता है ना, वो कहता है कि दुनिया इतना ही बड़ा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने दुनिया को देखा ही नहीं है, इससे बड़ा भी दुनिया है। तो कैसे, देखिए, मान लीजिए कि ए बॉडी जो है उसके पास में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड का ए के पास में कोई वेलोसिटी है, ठीक। उसके बाद गौर कीजिए, यहाँ पर ए के पास में इतना वेलोसिटी है और वो आपको आ करके कहेगा कि भाई मैंने जो है सो एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है जहाँ पे मेरा वेलोसिटी जो है तो 5 मीटर प्रति सेकेंड था। आप कहिएगा कि हाँ होगा, लेकिन कंफ्यूजन है कि तुम झूठ बोल रहा होगा या सच बोल रहा होगा, हमें नहीं पता। तो बात फंस गई ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई देखने वाला यहाँ पे नहीं था। तो जो देखने वाला होता है ना, उसी को हम लोग ऑब्जर्वर कहते हैं। देखने वाले को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर कहते हैं। यहाँ पे बात ऐसे होती है कि मान लीजिए बात ऐसे होती है यहाँ पे, इसको तो हम डिलीट कर देते हैं। बात ये होती है कि कल्पना कीजिए, आप लोग कल्पना क्या कीजिए कि एक क्या है, एक कोई जो है सो मान लीजिए कि कोई एक गाड़ी है, इस तरह से बना हुआ, ठीक है, कोई गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी में मान लीजिए कि 2 लोग बैठा हुआ है। एक मान लीजिए यहाँ पर ए नाम का आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पर कोई बी बैठा हुआ है। तो दिक्कत, ए और बी क्या है, बैठा हुआ। अब गौर कीजिए, ए और बी जो बैठा हुआ है, तो ए और बी जो बैठा हुआ है तो क्या करेगा, और ये जो गाड़ी है, ये जो आपका गाड़ी है, ये गाड़ी, इसके पास में मान लीजिए कि 50 किलोमीटर पर आवर इसका क्या है, स्पीड है। इस गाड़ी का स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में ए का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, बिल्कुल सही बात है, स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए जो है वो भी कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पूरा जो कोई मान लीजिए कि ये बस है, ये क्या है, ये बस है। इस बस का यदि स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, इट मीन्स ए का भी स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। बट मान लीजिए यहाँ से यदि यही स्पीड ऑफ हमको कोई पूछे कि स्पीड ऑफ बी कितना होगा, तो वो भी पता है कितना होगा, वो 50 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि मान लीजिए कि यह कोई ट्रैक पर है, किस पर है, ये कोई ट्रैक पर है, ये यहां पर भी कोई सी नाम का आदमी है। क्या है, कोई सी नाम का आदमी है, ठीक है, कोई सी है जिसका नाम है। अब गौर कीजिए, इस सी के पास में, कौन से, इस सी के पास में 2 मीटर नहीं, 2 किलोमीटर, मान लीजिए कि सी के पास में स्पीड है 2 किलोमीटर कितना पर आवर का, कितना का स्पीड है, 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड किसके पास में है, सी के पास में।
और वो किस डायरेक्शन में है, तो वो आपका है इसी डायरेक्शन। अब देखिए समस्या क्या आ गई। अब जो कहेगा कि बताइए सी के लिए ए का स्पीड कितना हो, स्पीड ऑफ सी, ठीक है, फॉर ए के लिए। अब तो बात फंसेगी। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे जो ए सी है वो 2 किलोमीटर से, इस मान लीजिए कि ये हमारा जो है सो इस डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में अगर हमारा सी 2 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और यहाँ पे बस में जो बैठा व्यक्ति ये है वो भी जो है 50 किलोमीटर पर आवर से जो मूव कर रहा है, तो सी के लिए ए का स्पीड कितना हो जाएगा, तो सी के लिए ए का स्पीड हो जाएगा स्पीड ऑफ ए, और किसके लिए, और सी के लिए हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 - 2 = कितना 48 किलोमीटर। अब यहाँ पे बात बनी कि एक सोचिए कि जब यहाँ पर स्पीड ऑफ, यहाँ पे ए का पर स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, और या फिर यहाँ पे सी पे बात आ गई, तो सी ने कहा कि भाई मेरे पास में स्पीड है, तुमको जो हम देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि तुम 48 किलोमीटर पर आवर से ही मूव कर रहे हो। समझ रहे बात को? यहाँ पे हम रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा रहे हैं, बस ऑब्जर्वर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर क्या होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो हमारा मोशन है वो डिपेंड किया ना ऑब्जर्वर पे, जो ऑब्जर्व कौन कर रहा है, डिपेंड किया ना भाई, जो ऑब्जर्वर कौन है, कहाँ पे डिपेंड। तो यहाँ पे सी जो ऑब्जर्वर है वो आपको बताया कि नहीं, मोशन जो है वो ए का जो 50 किलोमीटर पर आवर है वो बी के लिए है, बट मेरे लिए वो कितना है 48 किलोमीटर पर आवर ही है। समझ आ गया? हम उम्मीद करते हैं कि ऑब्जर्वर आपको समझ में आ गया होगा। यदि कंफ्यूज आप सोचिएगा, आपके लिए है कि आप बताइएगा कि सी का जो है मतलब स्पीड ऑफ बी जो है वो सी के लिए कितना होगा, वो आपके लिए हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड द ऑब्जर्वर देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन विदाउट द व्यूअर, इन अदर वर्ड्स एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट इन इज मीनिंगलेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि विदाउट ऑब्जर्वर का आप मोशन जो है सो नहीं समझ सकते हैं, मतलब मोशन की कल्पना नहीं किया सकता है। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जर्व करने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो कहता है, देखिए अभी आप देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, तो कहता है कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वी नीड अ रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम का क्या मतलब होगा? देखिए मान लीजिए कि आपके पास में ये एक एक्सिस है, ठीक, ये एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका क्या है जेड है। तो देखो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड में मान लीजिए कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है एक्स वाई प्लेन है। अब एक्स वाई प्लेन में कोई बॉडी यदि यहाँ पर है, ठीक है, तो उसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? मान लीजिए ए है, यदि कोई पॉइंट है तो ए का पोजीशन क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, यदि यहाँ पर कोई पोजीशन है, मान लीजिए वो एक्स जेड प्लेन में है, तो वहां पे मान लीजिए बी है तो इसका क्या हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई है तो इसका क्या हो जाएगा, इस प्लेन में है एक्स जेड, वाई जेड प्लेन में है तो क्या कहलाएगा वाई जेड प्लेन, वाई जेड कहलाएगा। इसी प्रकार यदि कोई बॉडी स्पेस में है, कहाँ पर है स्पेस में है, तो मान लीजिए यहाँ पे स्पेस में कोई है, ठीक है, ये x है, ये y है और ये z है, ये बीच तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और इस बीच में मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, ये स्पेस में है, ये कहाँ पर है स्पेस पे, इसको आप प्लेन में एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पॉइंट का जो एक्सिस होगा, पोजीशन होगा, वो x होगा, y होगा और z होगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये हमारा हो गया अगर स्पेस में है तो ये। लेकिन मान लीजिए आप तो ऐसा भी तो पढ़े हुएगा, आप ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम अंडर 10th में पढ़े हुएगा। देखिए ये पढ़े हुएगा इस हिसाब से, ये था x, ये था x डैश, ये था y, ये था
y डैश, जहां पे आप देखते थे कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट यदि यहाँ पर है, कोई पॉइंट यदि यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट यदि एक्स वाई होता था, क्या होता था, एक्स वाई होता था, तो हम क्या समझते थे कि इसने एक्स डायरेक्शन में इतना दूरी तय किया है इस पॉइंट तक, और वाई में कितना दूरी, इतना दूरी पे तय किया है। तो टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है एक्स में ये और वाई में इतना, इस दोनों को मिलाकर हम लोग यहाँ क्या कहते थे, ये एक्स वाई है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो हमारा होता है, अब डिपेंड करता है कि तो दो आपके पास में कितना, दो मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक पहला ये सिस्टम हो गया, दूसरा ये सिस्टम हो गया। तो डिपेंड करेगा कि हम जब भी कोई सवाल बनाएंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हम देखेंगे कि आखिर जो है सो हमें क्या लेना है। कोशिश करेंगे कि हमारा जितना भी सवाल हो खास कर काइनेमेटिक्स में, उसमें हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीका से हमारा सारा का सारा जो ऑब्जर्वर है और जो मतलब फेनोमेना घटित हो रही है वो सारा का सारा किस में आ जाए, एक प्लेन में आ जाए, क्योंकि सेम प्लेन में आने के बाद हमको क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑफ द पार्टिकल स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल with respect to origin of that frame. If all the three coordinates of the particle remain unchanged as time passed, it means the particle is rest with respect to this frame. समझ आ गया? कहने का मतलब हुआ कि यदि पार्टिकल में जो है सो एक्स वाई जेड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मीन्स हम क्या समझेंगे कि वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। द रेफरेंस फ्रेम इज चूजन कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। बता ही चुके हैं कि जब भी हम लोग रेफरेंस फ्रेम लेंगे तो कैसे लेंगे, क्या लेंगे, हम प्रॉब्लम के हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया हुआ, लिखा हुआ है इफ द फ्रेम इज नॉट मेंशन्ड द ग्राउंड इज टेकन एज द रेफरेंस फ्रेम। अगर नहीं हमको रेफरेंस फ्रेम नहीं दिया हुआ है, जैसे एक्स बोलेगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, इस तरह से अगर नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे कि वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए लेट सपोज दैट, देखिए मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहां से इस तरह से मैंने बनाया फिगर। यहां पर ए पॉइंट पर कोई है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, अब मान लीजिए ये हमारा सी पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब गौर कीजिए, यदि आपको मैं कहूं कि आपको ए पॉइंट से कहां जाना है, बी पॉइंट पे पहुंचना है, कहां पहुंचना है, ए टू बी जाना है, तो ए टू बी जाने के लिए आपके पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप ए से बी ऐसे जाएं, है कि नहीं, कर्सर पर ध्यान दीजिए, आप ए से बी कैसे जाए, इस हिसाब से जाए, या फिर आपका मन होता है आप डायरेक्ट यहां से चले आए, कोई दिक्कत। तो जो डिस्टेंस होगा, क्या होगा, डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, तो डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल क्या है, पाथ लेंथ है। मान लीजिए कि हम कुछ समय के लिए कहेंगे कि नहीं ये है ही नहीं कुछ, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं समझने के लिए। मान लीजिए इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इस हिसाब से कि
मान लीजिए कि मेरे पास में ये क्या है, ये डायग्राम है, रेक्टेंगल है ये। इस रेक्टेंगल में गौर से देखिए, इसमें कितने पॉइंट हो सकते हैं। इसमें एक पॉइंट हो गया हमारा ए, एक हो गया बी, एक हो गया हमारा सी, और दूसरा क्या हो गया हमारा डी। इसको सी थोड़ा सा बना दो सी। अब हम आपको बोलेंगे कि हमें ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना है। मान लीजिए हम इसका ले लेते हैं, ये हमारा है हो गया बी हो गया, ये हमारा एल हो गया, तो ये भी बी होगा और ये भी कितना होगा, एल होगा। कोई दिक्कत? अब हम आपको बोल रहे हैं कि हमें जाना है कहाँ से कहाँ तक, तो ए पॉइंट से हमको जाना है बी पॉइंट तक। तो बताइए इसके जाने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं? तो आप बोलिएगा कि सर इसके जाने के 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता ये होगा ए डी और सी, ए डी सी होगा। पहला रास्ता क्या हो सकता है? फर्स्ट वे क्या हो सकता है आपके लिए? फर्स्ट वे हो सकता है आपके लिए, आप जाइएगा ए डी और सी। सेकेंड क्या हो सकता है? सेकेंड वे हो सकता है आपके लिए कि आप जाइएगा ए बी और सी। 2 रास्ते। क्या इसके अलावा आपको कोई रास्ता नजर आ रहा है? नहीं, रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही है, रास्ता नहीं है। तो ये जो आप ए डी सी जा रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम बोलेंगे दिस इज अ डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? दिस इज अ डिस्टेंस। ठीक है। अगर हम आपको पूछे कि भाई डिस्टेंस का क्या होता है, फॉर्मूला क्या, मतलब इसका ये क्या होगा, क्या कहते हैं इसको, बोलेगा व्हाट इज डिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे? तो लिख लीजिए अगर लिखना है तो। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by the total length of path covered by the particle। कोई दिक्कत? मतलब पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम क्या कहेंगे? लेंथ, डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। इन infinite time interval is called distance। The total length of path covered by the particle in infinite time interval is called distance। समझ में आ गया? ये डिस्टेंस हो गया। अब गौर कीजिए, अब बात आएगी कि ये जो हमारा डिस्टेंस है, तो हमने क्वेश्चन क्या किया था कि ए से कहाँ तक जाने के लिए? सी तक जाने के लिए। क्या ए से सी जाने के लिए इसके अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कौन सा रास्ता हो सकता है? वो रास्ता हो सकता है मूव नहीं हो रहा हमसे, सीखना पड़ेगा कैसे काम करता है। चलिए ठीक है। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि ए से सी के जाने के लिए यदि हम डायरेक्ट यहां से ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये डायरेक्ट रास्ता हो गया ए से कहां तक के लिए? सी तक के लिए। ठीक है। क्या इससे कोई स्मॉलेस्ट रास्ता हो सकता है? इसमें स्मॉलेस्ट पाथ हो सकता है ए से सी तक जाने के लिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए और आपके हिसाब से भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो AC जो है, AC यही क्या कहलाएगा? यही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा?
डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसी क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यह क्या है? इसको बारे में हम क्या लिख सकते हैं? इट इज अ क्या? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या? टू पॉइंट्स। 2 पॉइंट मीन्स क्या? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो दिक्कत समझने में? तो यही हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब फिर क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन हो सकता है। अब इसको फोटो बना लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस एंड क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में पहला पॉइंट क्या हो सकता है? तो सबसे पहला पॉइंट गौर कीजिए। सबसे पहले पॉइंट ये हो जाएगा कि डिस्टेंस आपका स्केलर है और वो क्या है? वेक्टर है। पहला पॉइंट क्या हो सकता है? पहला पॉइंट आपका हो जाएगा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा क्या होगा? डिस्टेंस वही जो है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है ना कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को हम लोग किसे लिखते हैं? एरो से लिखते हैं। एरो से लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका हो गया थर्ड नंबर में डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है डिपेंड्स करता है किस पर? पाथ पर। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्टेंस क्या करता है? डिस्टेंस डिपेंड करता है किस पर? पाथ पे। बट इसी में अगर चौथा पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? ऑफ पाथ। बट डिपेंड्स ओनली on final and initial position। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे for a moving body distance can't have zero or negative or negative value
but displacement may be positive, negative or zero. ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हो गया इतना करने का, इसके बाद कुछ और देखिए, समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, डिस्टेंस जो है आपके पाथ पर डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो स्वतंत्र होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन चीज़ पे, फाइनल पोजीशन में और इनिशियल पोजीशन में। ठीक है, उसके बाद कहता है फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कांट हैव जीरो, मतलब जब भी जैसे मूविंग बॉडी होगा तो उसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है का मूविंग बॉडी में। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है डिस्टेंस जो है, कुछ इसका रिलेशन देख लीजिए और यहाँ पे नोट करके देख लीजिए कि डिस्टेंस को हम लोग क्या से डिस्टेंस को लिख रहे हैं, हम मान लीजिए एक्स से, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख रहे हैं, एस से। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस जो हो गया एक्स, हाँ ये बड़ा हो सकता है, ठीक है, और बराबर हो सकता है किसके, एस के, अगर डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, उसके बाद हो गया कि एस जो है वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता है किसके, एस के। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए, तीसरा हो गया एक्स अगर बॉडी मूव कर रहा है तो एक्स जो है सो कभी भी क्या होता है, जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन चौथा पॉइंट हो गया कि एस जो है सो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट को हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए ताकि आपको पता चले कि भाई ये वेक्टर है। चलो लगा दो वेक्टर, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या है इसमें, उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है कि नहीं। चलिए, थैंक यू। आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है कि नहीं, चैनल को कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट तो पक्का कीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्दी ही इसका अगला सेशन लेकर आएंगे, अगला पार्ट लेकर आएंगे। पूरा कहने पूरा फिजिक्स खत्म करेंगे, पूरा फिजिक्स 11th 12th पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, IIT का बढ़िया क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत। तो हम लोग अगला मतलब क्लास में अगला जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट का जो है सो पोजीशन वेक्टर के तौर में जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।